ठीक है, बना दिया संसद ने, एक कानून बना दिया भैया। तो विधि आयोग ये देखता है कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वह डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाया गया है या नहीं। यानी कानून कहीं डीपीएसपी की अवहेलना तो नहीं करता, यानी डीपीएसपी को केंद्र में रख के देखा जाता है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की कहीं अवहेलना तो नहीं हुई है। थम्स अप करके बताइए, मेरी छोटी सी बात समझ में आई? क्या कार्य है इसका? कानूनों का आकलन। और कानूनों का आकलन किसको केंद्र में रख के करेगा? अपने शब्दों में लिख लिए, डीपीएसपी को केंद्र में रख के कानूनों का आकलन करता है। कानूनों का क्या करेगा? आकलन, असेसमेंट्स ऑफ लॉ, ये इसकी फंक्शनिंग है। तो भैया किसके अधीन रह के कार्य करता है? अधीन नहीं, मतलब ये एक सलाहकारी संस्था है विधि आयोग। विधि आयोग एक सलाहकारी संस्था, याद रख लेना। यह है विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है ये, एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके लिए एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी आपका इंस्टीट्यूट है। तो समझ गए विधि आयोग का क्या कार्य है? छोटी सी बात तो नहीं कोई, ये तो बड़ी बात है, इसको छोटी बात मत कह देना। ये समझ गए तो ये आपका, फिर आपने बड़ा कमाल कर दिया। तो विधि आयोग की वजह से क्या हुआ? हमारे यहाँ कानूनों का आकलन आज भी हो पा रहा है। उसकी नींव पड़ी कहाँ से? इस विधि आयोग से, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। इसी विधि आयोग की वजह से भारत में बहुत सारे एक्ट आए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट हम बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका आईपीसी। आईपीसी समझते हैं? पहले लिखिए, आईपीसी की नींव इसी एक्ट के से। कभी भी पूछे आपसे इंडियन पिनल कोड, आईपीसी बोले तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ये थी आपकी दरअसल में 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860। लेकिन ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। और इसमें जो आपका सेक्शंस थे, जो धाराएं थी, वो थी आपका 511। आईपीसी में कुल धाराएं कितनी थी? 511। अभी आईपीसी को आप जानते हैं, आईपीसी की जगह वर्तमान में क्या आ गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पढ़ा है किसी ने बीएनएस? अभी मैंने नहीं पढ़ा है। बीएनएस वर्तमान में, आईपीसी बोलते वो अंग्रेजों के समय का कानून था, और अंग्रेजों के समय के कानून को मॉडिफाइड किया गया, और बीएनएस 2023 में आया, भारतीय न्याय संहिता। किस वर्ष में इसको नाम दिया गया? भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसमें शायद 368 के करीब, इसको देख लेना, 367 या 368 यहाँ याद आता है, 368 सेक्शंस है इसमें। आईपीसी क्या होती है? देखो बात समझो, पुराने समय से बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने बीएनएस को नहीं पढ़ा है। जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर उसका जिक्र करेंगे। आपके पड़ोस में चोरी हुई, चोर को पकड़ा जाएगा अगर आपने रिपोर्ट की, उसके खिलाफ साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे कि भाई ये एविडेंस तो मिले, गवाह तो मिले कोई, तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो ये जो दंड होगा उसके इस अपराध के लिए, तो किसी भी आपका ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो किस में बताया गया है? भारतीय दंड संहिता में। चोरी के लिए, स्त्री का पीछा करने के लिए, पहले होती 354B। आप किसी लड़की के पीछे भी जा रहे हो, आज भी है, मतलब आप किसी का पीछा नहीं कर सकते, उसको मतलब सामने वाले को हम कंफर्ट फील नहीं करा सकते, आप घूर नहीं सकते आप किसी को। सब कुछ अपराध की श्रेणी में, जिससे किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा पर उस प्रश्न चिन्ह उठ जाए। ठीक है, स्त्री लज्जा भंग कहते हैं उसको। किसी स्त्री की वजह से आप तिरछे भी नहीं देख सकते, उसको लग गया मेरी जो गरिमा है उस पर प्रश्न चिन्ह तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देगी। ठीक है, और फिर तुम ही उसके लिए बताना कि भैया मैं नहीं कर रहा था। तो ये भारतीय दंड संहिता क्या बताती है? पनिशमेंट बताती है, पनिशमेंट।
आज वो किस में बताए जाते हैं? बीएनएस। कभी भी मैं पूछूंगा बीएनएस की नींव कहाँ से पड़ी, तो आप क्या बोलेंगे? भैया विधि आयोग से। यानी कम से कम कानून बनने शुरू हुए ना। उस समय का 1908 का आपका दंड प्रक्रिया संहिता, भैया पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया व्यक्ति को, अब तुम्हें कोई गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाएगा? आप पढ़ते बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। सजा सुनाने का अधिकार किसको है? जज को। पुलिस को कार्यवाही करने का अधिकार है। तो पुलिस की कार्यवाही यानी पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर के जज साहब के बरी करने या सजा देने तक का जो ये आपका प्रोसीजर है, इसको बोलते क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। फिर वो ठीक है, बाद में वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, 1974 को। चलिए जी आगे, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं भैया? छोटी सी बात नोट करेंगे, लिखेंगे। कंपनी का, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। कंप्लीटली फिनिश, पूर्णतः खत्म। अभी आपने देखा 1813 में क्या किया? 1813 में जो उसका एकाधिकार था वो किस चीज पर बना रहा था? बताएं जरा, उस कमोडिटी का नाम लिखें। वो कमोडिटी कौन सी थी? कौन सी वस्तु पर एकाधिकार उनका बना रहा था? तो आप कहेंगे भैया एकाधिकार जो बना था कंपनी का व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार चाय के लिए बना रहा था 1813 में, उसको भी अब छीन लिया गया। तो भैया अगर कंपनी, याद रख लेना कंप्लीटली फिनिश, इस वर्ड को याद रख लेना। मोनोपोली जो थी उसकी वो कंप्लीटली फिनिश हो गई, और अब वो व्यापार पर अधिकार ही पूर्णतः खत्म हो गया। यानी व्यापार अगर नहीं करेगी तो भैया अब क्या करेगी? अब कंपनी से बोला गया तुम बिजनेस नहीं, अब तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखो। यहाँ पे अपना जाल बहुत फैल चुका है, अब बिजनेस करने दो और लोगों को। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक। व्यापार नहीं, अब तुमको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। ठीक है, क्या देखना है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना है सिर्फ, व्यापार और लोगों को करने दो। क्योंकि अब तो बहुत सारे बिजनेसमैन आ चुके थे ना, प्रतिस्पर्धा थी। अब तो जो माल लेके जाएंगे ब्रिटेन में उसका ब्रिटिश शासन को फायदा मिलेगा, तो किसी एक को क्यों दिया जाए? तो जो किस किस पर था आपका, मैंने बोला चीन के साथ था या ना, बचा हुआ था चीन के साथ। जी भैया, वो भी खत्म कर दिया गया। और किसके साथ? चाय पर एक अधिकार इनका बचा रहा था, उसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। यानी कि ये 18th आपका 1833 में जो किया जा रहा है आपका, यहां पर क्या किया जा रहा है? पूर्णतः खत्म। लेकिन आंशिक रूप से खत्म, दोनों शब्दों में अंतर देखना, कभी क्वेश्चन को गलत मत कर देना। आंशिक रूप से कब छीना गया अगर ये पूछे, तो आंशिक रूप से मतलब पूरा नहीं छीना है, ये 1813 में। और मैं पूछूं पूर्णतः है, पूर्णतः कब खत्म किया गया, तो आप कहेंगे 1833 में। ठीक है, पार्शियली 1813 में और कंप्लीटली 1833 में। ठीक है, आगे आएंगे। 1833 की ये बात होगी। आपका क्या क्या बातें होगी 1833 में? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हो गया कि भैया आपका विधि आयोग का गठन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, व्यापार पर पूर्ण अधिकार खत्म हो गया, विधि आयोग बन गया। विधि आयोग कौन बना था? आपका अध्यक्ष जो चौथा मेंबर था। तो चौथा मेंबर, पहले 3 थे, एक को जोड़ दिया गया। क्योंकि जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अब पूरे भारत के लिए लॉ मेकिंग हमको करनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि भारत का गवर्नर जनरल जो होगा, सॉरी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? आगे नोट करेंगे। सिविल सेवा में खुली भर्ती के लिए प्रयास किए गए। सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी सेवा आती है बताएं? सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास, खुली भर्ती का प्रयास किया गया। प्रयास हुआ है सिर्फ, यानी कि किसकी बात की गई? एक ओपन रिक्रूटमेंट की बात की गई। और ये कहा गया कि भाई सिविल सेवा जो है आपका, सिविल सर्विसेज जिनको आज आप जानते हैं आईएएस आईपीएस किसी भी नाम से, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, तो आप ये कहेंगे कि उन सिविल सेवाओं के लिए खुली भर्ती का जब प्रयास किया जा रहा होगा तो यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया कि भाई भाई जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं मतलब कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए, ये जेंडर के बेस पर नहीं होनी चाहिए कि लड़का ही भर्ती होगा या लड़की भर्ती होगी। ये रंग भेद के आधार पर या बर्थ ऑफ प्लेस, जन्म स्थान के आधार पर ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसके स्थान पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होनी चाहिए बोला उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपका रंग भेद के आधार पर नहीं होनी चाहिए जी। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस उन्होंने बोला नहीं होनी चाहिए।
तो ये मतलब किसको एंटर कराना चाह रहे हैं? एंटर कराना चाह रहे थे कि भाई भारतीय भी अब सिविल सेवाओं में क्या हो, अपनी भागीदारी दिखाएं, भारतीय भी सिविल सेवाओं में अब आपका क्या हो सके, सक्रिय हो सके। लेकिन ये किसको नागवार गुजरा होगा? आप समझिए, ये किसको मतलब इसका विरोध किसने किया होगा? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया होगा या नहीं कि भाई भारतीय सिविल सेवाओं में आ जाएंगे, वो भी ऑफिसर्स होंगे, हमारे बराबर वाली कुर्सी पर बैठेंगे। तो अपोज अपोज किया होगा, हाँ या ना? मतलब अपोज करने के चांसेस भी हैं या नहीं, जरा सोचिए। तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये जो, इसीलिए हमने कहा कि प्रयास हुआ है, सिर्फ प्रयास। क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, जो कंपनी थी उसने क्या कर दिया, अपोज कर दिया, जो उसके अंग्रेज अधिकारी थे, इसको कंपनी ने अपोज कर दिया। इस प्रश्न को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों गलत कर देते हैं वो बताएंगे। और इनके अपोज की वजह से क्या हो गया, इन्होंने जैसे ही अपोज किया तो ये लागू नहीं हो पाया, मतलब भारतीय एंटर नहीं होने चाहिए। और इस एक्ट की लास्ट बात आती है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन, दो उत्तर बनेंगे। आज ही मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, दो उत्तर, आप खुद कंफ्यूज होंगे कब उत्तर कौन सा देना है, इसका ध्यान से सुनना। यानी एराडिकेशन ऑफ स्लेवरी, एराडिकेशन ऑफ स्लेवरी। दास प्रथा क्या होती है? उन्मूलन का मतलब होता है साथी खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। और दास का मतलब क्या होता है? स्लेवरी। पहले आप जानते हैं कि भाई आज तो आप लेबर चौक देखें, आपके पास में कहीं लेबर चौक, आज आप जाते हैं लेबर चौक पे, क्या बोलते हैं कि भैया आप उनसे सौदा कर लेते हैं कि आप मेरे घर काम चलो, वो बोलेंगे नहीं हम 500 रुपये रोज लेंगे। आप उनसे बोलोगे ठीक है 500 नहीं, मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा, डील डन हो जाती है, वो आपके घर काम करने आ जाते हैं, ठीक है। या कोई मिस्त्री आपको मिल जाता है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से ना, वॉलंटरी, अगर वो काम करना चाहता है तभी आप उससे काम करा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले गुलामों के बाजार लगते थे और व्यक्तियों को खरीद लिया जाता था, और खरीद के क्या करते थे उनसे, एक टाइम खाना देते थे उनको, पूरे दिन उनको खेतों में काम करवाना, सामान ढुलवाना, उनको एक टाइम खाना, थोड़ा सा पानी, बांध के रखते थे लोगों को। इवन ऐसा था स्लेवरी, मतलब किसी की इच्छा के बिना, अर्थात जबरन उससे कार्य ले लेना, जबरन उससे कोई भी काम करवा लेना, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे उसे, फोर्सफुली आप कोई भी काम करा रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो दास प्रथा के कैटेगरी में आता है। और ये दास प्रथा भारत में खूब थी, इस दास प्रथा को खत्म किया गया। आपका दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट से होगा? 1833 एक्ट से। लेकिन क्या खत्म हो गई थी? यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो यूं तो प्रयास तो बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था, दास निर्यात किए जाते थे, यहाँ से बाहर के देशों में भी भेजे जाते थे, यूरोप के लिए। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो तो बहुत पहले लगी थी। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो बक्सर युद्ध के 15 वर्षों के बाद में 1789 में लगी थी, दास निर्यात पर रोक। यहाँ से वो प्रयास शुरू हुए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, 1833 में एक्ट बनाया, और 1833 का एक्ट भी आपका एक आएगा आपका एलन ब्रो 1843 में, एक गवर्नर जनरल था, 1843 में वो खत्म हुई, ठीक है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका पूछा जाता है जो धारा 5 थी उससे ये खत्म हुआ। या कभी भी पूछे कि आपका स्लेवरी को अवैध घोषित कब किया गया, इलीगल उसको कब अनाउंस किया गया, इलीगल अनाउंस कब किया गया। तो दोनों प्रश्नों में अंतर हो जाएगा। अगर एक्ट का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1833। लेकिन पूछ ले दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया, और दोनों ऑप्शन में आएंगे। आज ही मैं आपको कमीशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है। छोटी सी इस बात में कोई दिक्कत? अंतिम दो लाइनों में हम खत्म करेंगे आपका आज के अंतिम एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 को। चार्टर एक्ट 1580, क्या बोलेंगे, चार्टर एक्ट 1853। इसमें कौन कौन सी मशहूर चीजें हुई? इसमें पहली चीज हुई कि, या याद रखना, इसको एक बात और बोलना, अंतिम चार्टर अधिनियम है, इसके बाद में आप कोई चार्टर अधिनियम पढ़ोगे भी नहीं। अंतिम चार्टर अधिनियम, क्योंकि देखो चार्टर का मतलब है किसके लिए बने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहे थे। चार्टर अधिनियम किसके लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहे थे। और इसके बाद में कोई चार्टर नहीं आया, ठीक है। फिर तो भारत शासन अधिनियम आने लगेगा 1858 से, क्योंकि क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्राउन का शासन क्यों शुरू हुआ था, क्या कारण थे। चार्टर एक्ट 1853 को सबसे पहले जानिए। गवर्नर जनरल की परिषद में भैया कितने सदस्य हैं, अभी बताएं फटाफट से, अभी तक आप क्या समझ रहे हो। गवर्नर जनरल की परिषद में, इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में